हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीए साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हो सब? आशा करता हूँ सब अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखो, एक बार फिर अपन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जुड़ेंगे। अब देखो, पीछे अपन ने क्या पढ़ा था? तो पिछली क्लासों में अपन ने पाचन तंत्र कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद रुधिर परिसंचरण तंत्र स्टार्ट किया था। ठीक है, रुधिर परिसंचरण तंत्र में अपन ब्लड पढ़ रहे थे, रुधिर। ठीक है, रुधिर में मैंने आपको बताया था 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, उनमें से अपन ने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अपन ने अध्ययन कर लिया था। अब इसके बाद अपन आज पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बिंबाणु। ठीक है, इस प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। दूसरा नाम क्या है इसका? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बात करें अपन प्लेटलेट्स की, तो ध्यान रखना ये केवल मेमल्स का मतलब क्या होता है? स्तनधारी। मेमल्स या स्तनधारी, ठीक है, के ब्लड में पाई जाती है। तो पहली बात ध्यान रखना, जो प्लेटलेट्स होती हैं या बिंबाणु होते हैं, ये केवल स्तनधारियों के रुधिर में ही पाए जाते हैं। ठीक है, मेमल्स के अलावा अन्य जो वर्ग हैं उनमें बिंबाणु नहीं पाए जाते हैं, लेकिन बिंबाणु के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको स्पिंडल कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, यानी अन्य जीवों में इन बिंबाणु या प्लेटलेट्स के स्थान पर स्पिंडल कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कार्य में इन्हीं के समान होती हैं। तो पहली बात आप ध्यान रखना, बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट्स केवल स्तनधारियों के ब्लड में पाई जाती हैं। ठीक है, जो अन्य कशेरुकी हैं उनमें इन प्लेटलेट्स के स्थान पर स्पिंडल कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कार्य में इन्हीं के समान होती हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो प्लेटलेट्स होती हैं अंडाकार आकार में कैसी होगी? अंडाकार और केंद्रक रहित होती हैं। अंडाकार व केंद्रक रहित होती हैं। अब देखो, आरबीसी पढ़ी थी अपन ने, उसके बाद डब्ल्यूबीसी पढ़ी। तो आरबीसी में प्रारंभिक अवस्था में केंद्रक होता है, लेकिन जैसे ही आरबीसी परिपक्व होती है, परिपक्व होने पर केंद्रक क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो आरबीसी भी क्या होती है? जो परिपक्व आरबीसी होती है वो केंद्रक विहीन होती है। ठीक है, तो आरबीसी एक पूर्ण कोशिका नहीं होती है। वैसे ही ये जो थ्रोम्बोसाइट है, ये थ्रोम्बोसाइट भी पूर्ण कोशिका नहीं है, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। फिर अपन ने डब्ल्यूबीसी पढ़ी थी, तो डब्ल्यूबीसी में मैंने आपको बताया था डब्ल्यूबीसी एक पूर्ण कोशिका होती है, क्योंकि उसमें केंद्रक पाया जाता है। तो दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, जो बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट्स हैं इनमें केंद्रक का अभाव होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो,
जो इसका जीवन काल है, जीवन काल की बात करें तो जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। ठीक है, डिंबाणु या प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होगा? 2 से 4 दिन का होता है। और यदि इनकी संख्या की बात करें अपन, संख्या, तो WBC की संख्या ध्यान रखना, सॉरी प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख पर घन mm। ठीक है, संख्या क्या होगी? 1.5 लाख से 4.5 लाख पर घन mm। ठीक है, यानी 100 ml जो ब्लड होता है, 100 ml रुधिर में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होगी? 1.5 लाख से 4.5 लाख तक हो सकती है। ठीक है, ये तो कुछ विशेष बिंदु हैं जो इसके बारे में ध्यान रखने हैं। अब देखो मुख्य बात आती है इसके कार्य की, कि जो प्लेटलेट्स या डिंबाणु है इनका कार्य क्या होता है। तो देखो, जैसे ही अपने शरीर पर कोई चोट लगती है तो जो रुधिर वाहिनियां होती हैं या रुधिर कोशिकाएं होती हैं, सॉरी रुधिर वाहिनियां होती हैं, उन रुधिर वाहिनियों में लीकेज हो जाता है। ठीक है, तो रुधिर वाहिनियों में जो लीकेज हो जाता है, उस लीकेज को भरने का काम कौन करती हैं? प्लेटलेट्स। ठीक है, यानी अपनी जो रुधिर वाहिनियां हैं जिनमें ब्लड बहता है, उनमें यदि किसी कारणवश कोई लीकेज हो जाए या उनमें कोई क्षति हो जाए, तो उस लीकेज को भरने का काम कौन करेंगे? प्लेटलेट्स। तो ध्यान रखना, रुधिर वाहिनियों में लीकेज होने पर प्लेटलेट पलक बनाकर लीकेज को भरने का कार्य करती है। ठीक है, रुधिर वाहिनियों में कोई भी लीकेज हो जाता है तो उन लीकेज वाहिनियों को प्लेटलेट पलक बना करके बंद करने या भरने का काम करती है। बंद करने का लिखो यहां पर। पहला कार्य तो यह हो गया। फिर देखो दूसरे कार्य की बात करें तो आपने एक प्रोटीन का नाम सुना होगा जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव करती है। प्लेटलेट या डिंबाणु क्या करती हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव करती है। और ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये रुधिर का थक्का बनने में सहायता करता है। तो मुख्य रूप से जो प्लेटलेट्स होती हैं ये रुधिर के थक्का बनने में सहायता करती हैं। तो दूसरा कार्य क्या हो जाएगा? दूसरा कार्य क्या होगा इसका कि ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ये थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव करती हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव करती हैं। ठीक है, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? तो ध्यान रखना, थ्रोम्बोप्लास्टिन रुधिर का थक्का बनाने में काम आता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से प्लेटलेट्स क्या कार्य करेगी? रुधिर का थक्का बनाने का। ठीक है, इसी के साथ जो रुधिर वाहिनियां थी ये रुधिर वाहिनियां अपने कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, अब अपन ने ब्लड की संरचना कंप्लीट पढ़ ली है।
अब देखो इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? रक्त समूह। रक्त समूह, ठीक है। अब देखो, कोई भी दो व्यक्ति हैं, उनका ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, यानी अधिकांश जो व्यक्ति हैं उनका ब्लड ग्रुप एक दूसरे से क्या होता है? अलग होता है, यानी उनका जो रुधिर है वो एक दूसरे से क्या होता है? अलग होता है, ठीक है। तो जब किसी व्यक्ति को अपन ब्लड देते हैं या ब्लड डोनेट करते हैं, उस समय सबसे पहले अपन क्या करते हैं? उसका ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि बिना ब्लड ग्रुप चेक किए अपन किसी भी व्यक्ति को ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, इसका कारण अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करें तो जो अपनी आरबीसी होती है, आरबीसी, इस आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर क्या पाई जाती है? एंटीजन, ठीक है, ध्यान रखना। आरबीसी की सतह पर क्या पाई जाती है? एंटीजन पाई जाती है, ठीक है। अब देखो, ये जो एंटीजन है ये प्राकृतिक रूप से दो प्रकार की होती है। एंटीजन कितनी होती है? कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एंटीजन ए और एंटीजन, ठीक है। तो एंटीजन कहां पर मिलेगी? तो आरबीसी की सतह पर। एंटीजन कहां पाई जाती है? तो ध्यान रखना, एंटीजन आरबीसी की सतह पर पाई जाती है। और प्राकृतिक रूप से एंटीजन दो प्रकार की होती है, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ठीक है। अब देखो इसके बाद इस एंटीजन के विरुद्ध जो प्लाज्मा होती है, इस प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है, ठीक है। एंटीजन है तो एंटीजन के विरुद्ध क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी पाई जाती है, ठीक है। अब ध्यान ये रखना है, जो एंटीजन है ये आपको कहां पर मिलेगा? तो एंटीजन आरबीसी की सतह पर होता है, और जो एंटीबॉडी होती है ये एंटीबॉडी कहां मिलेगी? तो एंटीबॉडी ध्यान रखना प्लाज्मा में पाई जाती है। तो दो प्रकार की एंटीजन है तो दो ही प्रकार की क्या होगी? एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, ठीक है। अब देखो, ये जो एंटीजन होते हैं, ये एंटीजन क्या करेंगे? एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित, एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। ध्यान रखना इस बात का, एंटीजन है वो एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं, ठीक है। तो इस एंटीजन और इस एंटीबॉडी के आधार पर, एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर जो मानव है, मानव में किसके आधार पर? एंटीजन व
एंटीबॉडी के आधार पर चार प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। चार प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है, वैसे देखो अपन जो ब्लड ग्रुप है इसको दो समूह में विभाजित करते हैं। पहले तो एक तो होता है एबीओ सिस्टम और एक होता है आरएच फैक्टर। ठीक है, मानव के रुधिर समूह को अपन दो भागों में पढ़ते हैं, एबीओ सिस्टम और आरएच फैक्टर। तो ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर रुधिर के चार प्रकार हैं, ये चार प्रकार किसके हैं? एबीओ सिस्टम के। किसके हैं? एबीओ सिस्टम के। ठीक है, तो पहले अपन एबीओ सिस्टम में चार प्रकार के ब्लड ग्रुपों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो ये चार प्रकार के ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान रखना, मैं एक टेबल बना रहा हूं, ये लिख दिया अपन ने ब्लड ग्रुप या रक्त समूह है। ठीक है, यहां पर लिख दिया अपन ने एंटीजन। ठीक है, यहां लिख दिया अपन ने एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है कौन से रक्त समूह में कौन सी एंटीजन मिलेगी और कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी। तो सबसे पहले अपन बात करें रुधिर समूह या ब्लड ग्रुप ए। तो जो ए ब्लड ग्रुप होता है, इस ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन भी कौन सी होगी? ए। एंटीजन कौन सी होगी? ए। और इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी? तो ध्यान रखना, एंटीबॉडी मिलेगी बी। रुधिर समूह कौन सा है? ए रुधिर समूह में एंटीजन कौन सा मिलेगा? ए। और एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी? बी। क्योंकि जो रुधिर समूह है, हमारा जो रुधिर है या कोई भी रुधिर समूह होता है, उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होते हैं। ठीक है, यदि एंटीजन और एंटीबॉडी समान हो जाए, एंटीजन और एंटीबॉडी समान हो जाए, तो समान एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। और क्रिया करके जो रुधिर कोशिकाएं होती हैं उनका गुच्छा बना लेती है, उनका समूह बना लेती है। तो गुच्छा बनने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, इसलिए एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होती। यदि एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी? बी। क्लियर बात? अब देखो, ये तो गया रुधिर समूह है ए। अब अपन बात करें रुधिर समूह है बी की। तो रुधिर समूह बी में एंटीजन क्या होगा? एंटीजन बी ही होगा। ठीक है, और इसमें एंटीबॉडी क्या होगी? तो इसमें एंटीबॉडी क्या होगी? ए। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं अपन नंबर 3, रुधिर समूह है ए बी। रुधिर समूह है ए बी। तो ए बी रुधिर समूह है, इसमें एंटीजन कौन सी होगी? तो ध्यान रखना, इसमें ए बी होगी और बी बी होगी। ए बी रुधिर समूह में एंटीजन ए और बी दोनों पाई जाती हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, जो ए बी रुधिर समूह होता है, इस ए बी रुधिर समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। तो ध्यान रखना, एक अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा रुधिर समूह है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो ए बी रुधिर समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, चौथा रुधिर समूह होता है ओ। कौन सा होगा?
ओ रुधिर समूह है। तो जो ओ रुधिर समूह होता है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होती। ओ रुधिर समूह में कोई भी एंटीजन नहीं होती। और एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी ए भी होती है और बी भी होती है। ठीक है, तो यहां से दो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा रुधिर समूह है जिसमें एंटीजन नहीं पाया जाता? तो ध्यान रखना, और रुधिर समूह में एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, कौन सा रुधिर समूह है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो ध्यान रखना, ए बी रुधिर समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ठीक है, अब देखो ये जो ओ रुधिर समूह है, इस ओ रुधिर समूह में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसलिए इसको सार्वत्रिक दाता कहते हैं। तो सार्वत्रिक दाता किस ब्लड ग्रुप को बोलते हैं? ओ ब्लड ग्रुप को। ठीक है, सार्वत्रिक दाता कौन सा रुधिर वर्ग हो जाएगा? ओ रुधिर वर्ग। इसके बाद देखो जो एबी रुधिर वर्ग है इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, तो इस एबी रुधिर वर्ग को क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक ग्राही। क्या बोलेंगे इसको? सार्वत्रिक ग्राही। ठीक है, तो सार्वत्रिक ग्राही ब्लड ग्रुप तो कौन सा है? एबी। और सार्वत्रिक दाता कौन सा है? तो ध्यान रखना, ओ। ठीक है, अब एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी है ये क्या है? तो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीजन और एंटीबॉडी एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है? एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन है। अब मैंने यहां पर बता दिया है किस रुधिर समूह में कौन सी एंटीजन है, कौन सी एंटीबॉडी है। ठीक है, तो जब अपना रुधिर डोनेट करते हैं, ब्लड क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, तो उस समय अपन ये रुधिर जो ब्लड ग्रुप है ये चेक करते हैं। क्यों? ताकि एंटीजन और एंटीबॉडी समान न हो जाए। देखो, यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है और उसको बी रुधिर समूह चढ़ा दिया जाता है, ठीक है, कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए, और उसको रुधिर कौन सा चढ़ा दिया जाता है? बी, तो ए बी एंटीजन क्या हो गई? ए। बी रुधिर समूह चढ़ा दिया, इसमें एंटीबॉडी क्या हो गई? ए। तो एंटीजन एंटीबॉडी क्या हो जाती है? समान। तो जब एंटीजन और एंटीबॉडी समान हो जाती है तो ये आपस में क्रिया करके क्या बनाती है? रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा बनाती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, इसलिए अपन जब ब्लड डोनेट करते हैं तो रुधिर ग्रुप या जो ब्लड ग्रुप होता है वो चेक करने के बाद उसको ब्लड चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 प्रकार के रुधिर समूह बताए हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद इस रुधिर समूह की आनुवांशिकी पढ़ेंगे, जो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।